जैन साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। और कल वाली जो वीडियो थी उस वीडियो में भाग 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया था और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी उसमें कंप्लीट हो गई थी। बाकी जो आज रह गया है उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे और भाग 5 समाप्त हो जाएगा। मतलब जैसे ही भाग 5 समाप्त होता है तो लगभग 90% आपका भाग 6 भी समाप्त हो जाएगा। थोड़े से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी जो आपको देखने की ज़रूरत होगी। बाकी जैसे ही भाग 5 कंप्लीट होता है तो भाग 6 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। करना कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति मतलब वहाँ राज्यपाल, यहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ पे संसद, वहाँ पे विधानमंडल, यहाँ पे लोकसभा, वहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे राज्यसभा, वहाँ पे विधान परिषद, यहाँ पे देखोगे आप सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हाई कोर्ट, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है मतलब ये महान्यायवादी, वहाँ पे महाधिवक्ता। मतलब सारा का सारा मामला ऐसा है कि बस 5 से 10% मामला है जो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ठीक करनी पड़ेगी, बाकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भाग 5 को अच्छे से मतलब पढ़ लो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, होगा कि अरे क्या मतलब क्या छूट गया है, क्या मामला है। तो ठीक है, देखो एक बार। कल मैंने बताया कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ भारत के हेड ऑफ स्टेट हैं। वो मतलब भारत के सर्वोसर्वा हैं, सर्वे सर्वा। तो भारत के राष्ट्रपति है ना, इनके अंदर कौन सी शक्तियां निहित है, उन शक्तियों को देखो तो सबसे पहले लिखा हुआ है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में देखोगे तो ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करते हैं। मतलब सरकार इनकी सिफारिश से या फिर इनके द्वारा ही नियुक्त की जाती है, ठीक है। और आर्टिकल 53 में आपने देखा था, आर्टिकल 53 में लिखा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, हाँ या ना। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या न्यायपालिका संबंधी शक्तियों को देखोगे तो न्यायपालिका संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वो मृत्यु दंड तक को भी समाप्त कर सकते हैं। मैंने बोला मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य किसी भी न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं कानूनी प्रक्रिया पे, किसी भी चीज पे मतलब सलाह ले सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143। और ये क्षमादान वाला मामला कौन सा है? आर्टिकल 72। रक्षा संबंधी शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। आपने मतलब देखा होगा कि देखो आर्मी का अपना चीफ है, एयरफोर्स का अपना चीफ है, नेवी का अपना चीफ है, हाँ या ना। और इन तीनों के भी ऊपर मतलब बना दिया एक पद CDS, हाँ या ना। क्या है उसकी फुल फॉर्म? नहीं पता? देख लेना फिर। जनरल बिपिन रावत CDS थे भारत के पहले, है ना, वही वाला पद। कब सृजित हुआ ये भी आप लोग बताना, उसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोग बताना, और वर्तमान में CDS के पद पर कौन है ये भी आप लोग बताना, ठीक। तो रक्षा संबंधी में मतलब देखा कि सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से ही सेना काम करती है। अगर हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान पर अटैक मतलब ये नहीं है कि सेना के हेड ने बोला और अटैक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब मैं देखो जहां जहां राष्ट्रपति का नाम यूज करूं वहां वहां आप समझ लो कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है, क्योंकि भारत के हेड ऑफ स्टेट तो कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन रियल हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रधानमंत्री। मतलब वास्तविक प्रमुख कौन है भारत के? प्रधानमंत्री। मतलब मंत्रिपरिषद की सिफारिश, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, हाँ या ना। चलो यहां लिखा हुआ है कूटनीतिक शक्तियां। तो कूटनीतिक शक्तियों की जब बात होती है तो जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं, नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए तो अमेरिका प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि हैं। क्या है वो? राष्ट्रपति के
प्रतिनिधि वही मामला आर्टिकल 53 में याद आ जाएगा कि राष्ट्रपति या तो स्वयं प्रयोग करे शक्तियों का या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाए। आया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में भी। तो कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जो भी शांति समझौते होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से होंगे वो। विधायी शक्तियों की बात करें, मतलब कानूनी शक्तियों की बात करें या कानून बनाने की शक्तियों की बात करें, तो तुम्हें पता हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। हाँ या ना? संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। और दूसरी बात ये भी है, यहाँ पे आर्टिकल 123 आप लोगों को दिख रहा होगा, जब कोई एक दल है जिसके पास बहुमत नहीं है, मतलब सरकार सत्ता में नहीं है कोई, उस समय पे कानून बनाने का दायित्व मतलब राष्ट्रपति के ऊपर होता है, या फिर ये बोलो कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो अपने सिग्नेचर मात्र से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और उस अध्यादेश की शक्ति उतनी ही रहेगी जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा बने हुए कानून की रहती है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। अब उस अध्यादेश का मामला यही रहता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है। अगर कोई सरकार आए तो उसको परमानेंट भी कर सकती है, चाहे तो उसको समाप्त भी कर सकती है, लेकिन मैंने बोला कि कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। पानी है क्या? चलो, यहां पे मैं थोड़ा सा राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी की मतलब बात कर लूं और उन्हें हटाने वाली बात, जिससे कि राष्ट्रपति का यहाँ पे मामला कंप्लीट हो जाएगा। हमारा कल भी मतलब पढ़ा हुआ था और आज हमने पढ़ लिया। हेल्थ गड़बड़ है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 55 आपको प्रोसेस पता हुआ है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके तहत मतलब इनको चुना जाता है। सिस्टम ऐसे मतलब बहुत आसानी से इसको समझना हो तो ये समझ लो कि इसमें क्या प्रायोरिटी दी जाती है। चुनाव का सिस्टम ऐसे रहता है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उनका नाम जो मन आ जाए वही यशवंत सिन्हा। ठीक है, यशवंत सिन्हा यहाँ पे अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, एक किसी का भी नाम डाल दो, तेरा क्या नाम? रवि। चलो ठीक है। और किसी का भी मन कर रहा है क्या? किसका? संजय। चल ठीक। क्या हो गया? ये बोल रहा है सर मेरी स्पेलिंग गलत डाल दी नाम की, तो फिर काय के लिए मतलब ये बोल रहा है मुझे चौथे नंबर पे क्यों लिखा है? चलो, मामला कैसा रहता है, सारे के सारे लोगों को वोट डालने का मामला रहता है, तो हमें क्या प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो प्रायोरिटी मैंने मतलब सबसे पहले मुझे मतलब देखो मैं लिखूंगा तो यार वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किसको है? मुझे। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी किसको? रवि को। ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी मैंने दे दी संजय को। थर्ड प्रायोरिटी मैंने मतलब दे दी यशवंत सिन्हा को। और फोर्थ प्रायोरिटी किसको दे दी? द्रौपदी मुर्मू को। अब तुम्हारा अपना मामला है, तुम्हारा किसको देना चाहोगे जल्दी बताओ? संजय। चलो, फर्स्ट प्रायोरिटी तुमने संजय को दे दी। सेकंड? थर्ड? इसको दे। फोर्थ? चलो, अपना अपना मतलब मान लो। तो यहाँ पे फिर फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फिर थर्ड, यहाँ पे सेकंड, मतलब सेकंड, यहाँ पे फोर्थ, ऐसे करके। और बाद में जाके मतलब पता चलेगा कि ऐसी कंडीशन वाला मामला हो रहा है कि यहाँ तो फोर्थ बहुत मामला हो गया, तो इनको मतलब हटा दो यार, यहाँ भी फोर्थ। तो इन दोनों में कंपटीशन वाला मामला है। अगर यहाँ पे बराबर वाला मामला हो जाएगा तो सेकंड राउंड की वोटिंग हो जाएगी, और अगर फर्स्ट राउंड में ही कोई मतलब प्रायोरिटी पा चुका है तो उसका मामला क्या हो जाएगा? और यहाँ पे सांसद और विधायकों का मतमूल्य होता है, तो मतलब कोई दिक्कत वाला मामला है नहीं। समझ में आ गया? आज तक जो सेकंड राउंड पे वोटिंग गई है वो मतलब 1969 में गई थी एक बार, बीबी गिरी के टाइम पे, बाकी कभी गई नहीं। ठीक है, कभी आ जाए प्रश्न तो लगा देना। समझ में आ गया ये सिस्टम कैसे रहता है? हेल्थ गड़बड़ है, इतने से मतलब काम चल रहा है, इतने पे समझ लो तुम लोग। ठीक है। अब बात ये है कि राष्ट्रपति को बना तो दिया, ठीक, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है क्या? बिल्कुल, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल
61 के तहत उसमें लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? देखो ये लोकसभा और ये रही राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन में, इनके किसी भी सदन में से किसी व्यक्ति द्वारा एक प्रपोजल लाया जाएगा और उस प्रपोजल पे मतलब सदन के 1/3 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। जब वो प्रपोजल आएगा तो उस प्रपोजल को फिर जब पटल पे रखा जाएगा, पहले प्रपोजल लाने के लिए कितने लोगों के सिग्नेचर चाहिए? सदन के 1/3 लोगों के। किसी व्यक्ति ने मतलब बोला कि भाई यार राष्ट्रपति ऐसे ऐसे काम कर रहे हो और मतलब बताओ तुम साथ दे रहे हो क्या? मेरा तो 1/3 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया कि हम तैयार है। उसके बाद वो पटल पे रखा जाएगा और पटल पे रखने के बाद मतलब 2/3 लोग यहाँ पे अगर इसके पक्ष में वोट कर दें, किसके पक्ष में? मतलब जो प्रपोजल रखा हुआ है उसके पक्ष में वोट कर दें तो वो यहाँ से पास हो जाएगा। उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में जैसे ही ये जाएगा उस समय पर राष्ट्रपति को 14 दिन का वक्त दे दिया जाएगा और राष्ट्रपति को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मतलब ये समय दिया जाता है। राष्ट्रपति आके मतलब बताए कि नहीं ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो भी है। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में भी 2/3 से पास हो जाता है तो उसी समय से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। आ गया समझ में? सिंपल सी भाषा में फिर से समझ लो। राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या मामला बनता है? किसी भी सदन में किसी सदस्य द्वारा एक प्रपोजल लाया जाएगा, उस प्रपोजल को लाने के लिए मतलब 1/3 सदस्यों का साथ चाहिए। जैसे ही वो प्रपोजल आता है तो जिस सदन में वो प्रपोजल मतलब रखा गया है वहां पे 2/3 से पास हो जाना चाहिए। वो पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में जब जाएगा उस समय पे 14 दिन का राष्ट्रपति को समय दिया जाएगा और उसी समय यहाँ पे इस सदन में ये पास होना चाहिए बिल। कितने से मतलब पास होना चाहिए? विशेष बहुमत मतलब 2/3 से। जैसे ये 2/3 से यहाँ से पास होता है तो राष्ट्रपति को उसी समय से पद से मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब हटा हुआ मान लिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो ये है राष्ट्रपति वाला मामला है। समझ में आ गया आप लोगों को राष्ट्रपति? बाकी इसकी नियुक्तियों के मतलब कि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, तो एक सिंपल सा मामला तो ये है। मैं ये बोलता हूँ कि किसकी नियुक्ति नहीं करता है तो जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी केंद्र से संबंधित नियुक्तियों की बात आती है तो 99.9% आंसर क्या लगा देना है? राष्ट्रपति। क्या लगा देना है? राष्ट्रपति। जिनकी नियुक्ति नहीं करता उनमें से मतलब भटकाने के लिए मामला आ जाता है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है भाई, नियुक्ति कोई नहीं करता। प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कोई नहीं करता, लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। सेम कंडीशन उपाध्यक्ष की है। तो मामला ऐसा है कि जो नियुक्तियां जिनकी नहीं करते राष्ट्रपति जी, जैसे मामला आ जाता है नीति आयोग के अध्यक्ष वगैरह, इनका मतलब तो वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड मामला है, ठीक है। तो जिनकी नियुक्ति नहीं करते ना उनके बारे में तुम जरूर जान लो। बाकी तो सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन, वाइस मतलब ठीक है, चुनाव आयोग के, ये सीजीआई, सारे के सारे लोगों की, जिसमें केंद्र के लेवल पे इवन मतलब राज्य में जैसे राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जिनकी नियुक्ति करते हैं वो तो सबको पता ही है, जिनकी नियुक्ति नहीं करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी आसानी से। चलो अगला है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का मामला है, उपराष्ट्रपति का मामला राष्ट्रपति के थोड़ा सा संबंधित वाला मामला ही है। जब राष्ट्रपति नहीं होता तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन कर देता है? उपराष्ट्रपति कर देता है। बाकी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, आर्टिकल 64। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है इनके निर्वाचक मंडल में तुम्हें एक चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है कि लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मैंने बोला सिर्फ दोनों सदन, क्यों बोला है? क्योंकि राष्ट्रपति में विधानसभा भी ले रही थी भाग, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे सभी सदस्य भाग ले रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। गलती नहीं करनी है किसी भी हालत में। अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने वाला मामला है, तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के हटाने का जब प्रस्ताव आएगा तो वो पहले आएगा राज्यसभा में। ये क्लियर कट मामला है, एकदम क्लियर याद रखना है आपको। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रपोजल कहां से शुरू होगा? राज्यसभा से, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए ये वाला मामला नहीं है कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है, साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? साधारण बहुमत मतलब 50% + 1, ठीक है। ये आपके उपराष्ट्रपति जी खत्म मतलब समझ में आ गए होंगे आपको।
ये संसद की बात करते हैं हम लोग। संसद का काम क्या है भाई? कानून बनाना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। आर्टिकल 79। और संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, 3 अंगों से मैंने बताई दिया, उनमें से एक अंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? राष्ट्रपति। और कल मैंने बताया था पूरा का पूरा सिस्टम कैसे, मतलब टिंकू पढ़ने गया था और उसका सिस्टम क्या था, महिलाओं का ग्रुप, पुरुषों का ग्रुप, पूरा बताया था सिस्टम। तो उससे आसानी से समझ में आ ही जाएगा। बस इतना सा बताना है मुझे। ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा के वर्तमान में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा के कितने हैं? 245 सदस्य। कितना है? 245 सदस्य। मामला क्या है भाई संसद का? संसद को मतलब बोला मैंने कि कानून बनाने का एक संस्था है। और कानून बनाना मतलब देश के लिए कानून का निर्माण यहीं से होता है। इसी के रेमो कर्मों पे पूरा देश चलता है। जो भी कानून बना दिया उसी के हिसाब से सारा का सारा सिस्टम मतलब चलना होता है। तो अब समझ लो इसमें क्या मामला है। लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रपोजल रखा गया और उस प्रपोजल को मतलब लोकसभा ने पास कर दिया, फिर वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो सिग्नेचर कर देगा, कानून बन जाएगा। एकदम क्लियर कट मामला है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी टाइप की। अलग अलग टाइप का मतलब कानून होते हैं और उनमें मतलब अलग अलग टाइप का मतलब जैसे कोई संशोधन करना है, किसी में साधारण बहुमत, किसी में विशेष बहुमत, किसी में प्लस राज्यों की अनुमति, जो भी है वो अलग अलग मामला है। तो आर्टिकल 368 जब पढ़ेंगे हम उसको पढ़ लेंगे आराम से। कौन सा भाग है वो? भाग 20। ठीक, ये समझ में आ गया। अभी तुम्हें ये देखना है यहीं पे, मतलब उसके बाद वाला मामला नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे तुम देखो ये लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग हैं इनका सिस्टम क्या है। ये 543 जो सदस्य है ना, ये 543 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। किसके द्वारा? जनता द्वारा। 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, हाँ या ना? 2024 में चुनाव होना है। इनमें देखो ये जो 543 सदस्य हैं, मतलब मैं तुमसे ये बोलूं कि पूरे भारत में 543 संसदीय क्षेत्र हैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? 543 क्या है? संसदीय क्षेत्र। मतलब पूरा भारत 543 भागों में डिवाइड है, 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित है। और यहाँ से एक एक सांसद, मतलब प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से एक सांसद है, वो मतलब बन के आएगा और ऐसे ऐसे करके 543 सदस्य होंगे। कंडीशन क्या बनेगी देखो, अब समझ जाओ इसको, आसानी से समझ जाओगे तुम। 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव कैसे होगा वो आप समझ जाओ आसानी से। अपने घर वालों को भी दिखा देना वीडियो, जरूरी नहीं होता है भाई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तभी थोड़ा संविधान पढ़ना होता है। संविधान तो तब भी पढ़ना होता है जब हम आम जनता है भाई वोट डालते हैं, सारी की सारे अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, ये सब चीजें जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए। उसके लिए मतलब एग्जाम देना जरूरी है। एग्जाम का क्या लेना देना उससे। चलो देखो, मैंने बोला 543 सदस्य हैं। यहां समझो बीजेपी, इधर कांग्रेस, यहां पे बीएसपी, फिर यहां पे आम आदमी पार्टी। एक और भी तुम्हारा मन कर जाए, और भी तुम्हारा कोई मन कर रहा है तो वो तुमने मतलब और पार्टी का मन कर रहा है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, एक और भी कोई पार्टी, अच्छा चलो लेफ्ट वाली पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारी पार्टियां ले ली। और भी मतलब पार्टियां होंगी, सबको मतलब नहीं ले पा रहे हैं तो छोड़ दो। अच्छा ममता बनर्जी को छोड़ दिया, इसमें ही है, चलो ठीक है नीचे। ठीक, समझो कि 543 वैसे तो मामला ऐसा बनता है कि जो बड़ी पार्टियां होती है ना वही अपने कैंडिडेट उतारती है सारी की सारी क्षेत्रों से। बाकी समाजवादी पार्टी है वो यूपी में ही उतार देगी, बीएसपी है वो भी अपना मतलब सिलेक्टेड एरिया है वहीं से उतारेगी, ममता बनर्जी अपने सिलेक्टेड, असदुद्दीन ओवैसी अपने सिलेक्टेड एरिया से मतलब उतारते हैं। बीजेपी है तो वो मतलब राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का मतलब ये है कि बहुमत में है, अभी पैसा भी है, सब कुछ है, आराम से खर्च करने के लिए भी, तो वो उतार सकती है पूरे देश में, मतलब 543 सीटों पर उतार दी। समझो कि यहाँ पे जो बीजेपी है, बीजेपी को मतलब सीट मिली 100, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस है उसको सीट मिल गई 250, ठीक है। यहाँ पे जो बीएसपी का मामला है, बीएसपी को सीट मिल गई 10। ये कौन सी पार्टी थी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को सीट मिल गई 15, ठीक है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को मतलब सीट मिल गई 10। यहाँ पे ये कौन सा है, ये कौन सी थी? अच्छा AIMIM, तो ये इनको भी मिल गई मतलब 3-4 सीट मिल गई, समझ जाओ। यहाँ पे भी मतलब टोटल करके मतलब ये 543 नीचे हो जाएंगी, ठीक है। सरकार का मामला कैसे रहेगा? सरकार का मामला रहेगा इन 543 सीट में मतलब इसका आधा करना है, 50% प्लस 1, मतलब सरकार बन जाएगी। 543 का आधा कितना होगा? 543 का आधा कितना होगा?
कितनी सीट चाहिए मतलब सरकार बनाने के लिए है? 272। चलो भाई, तो 272 सीट किसी भी पार्टी को मिली है? मिली है क्या? मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। अब क्या कंडीशन बनेगी? अगर किसी पार्टी को बहुमत मिल गया होता तो राष्ट्रपति डायरेक्ट निमंत्रण दे देते उन्हें सरकार बनाने के लिए कि भाई सरकार बना लो, लेकिन बहुमत किसी पार्टी को मिला नहीं। तो अब सबसे बड़ी जो पार्टी होगी उसको राष्ट्रपति निमंत्रण देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई अपने सहयोगी दलों को बोलो जो तुम्हारी हेल्प कर दें और इतना मतलब पूरा कर दो फिलफिल, और उसके बाद सरकार बना लो। कांग्रेस के पास कितना है यहाँ पे? 250 सीट ये है। इधर मतलब दो एक पार्टियों से बात की, 5 तुम दे दो, 10 तुम दे दो, ऐसे ऐसे करके, और मामला ऐसा बना कि उन्होंने मतलब 272 कर लिया, अपना आंकड़ा छू लिया। उसके बाद इनकी बन जाएगी सरकार। क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। अब सरकार बनाने का सिस्टम क्या रहता है? यहां पे इन्हें अपना एक लीडर बनाना पड़ेगा। जो बहुमत में दल आया हुआ है, जिसने बहुमत सिद्ध किया हुआ है, उस दल को एक अपना लीडर चुनना पड़ेगा और उस लीडर को राष्ट्रपति बना देगा प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगी और अधिकतम जो मंत्री बन सकते हैं वो मंत्री 543 का 15% बन सकते हैं, मतलब लगभग 81। कितना? 81 मतलब मंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री सहित, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन ऐसी हो रही है कि इनकी सीट कितनी है, मतलब कितने सांसद है इनके पास? तो क्या सारे के सारे लोग मतलब मंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो कुछ लोगों को क्या रहना पड़ेगा? सांसद रहना पड़ेगा। और बल्कि ये तो 272 है ही है, उसके बाद राज्यसभा के भी तो कुछ सांसद है, हाँ या ना? तो उनमें से भी कुछ मंत्री बना लिए, तो मतलब इनमें से अधिकतर लोगों को मतलब मामला सांसद पे टिके रहना पड़ता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा लोगों को कि मंत्री बनने की होड़ लगी रहती है कि यार मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, हाँ या ना? तो कंडीशन इस वजह से बनती है क्योंकि 15% से ज्यादा बना नहीं सकते। और जब मंत्री परिषद का गठन हो जाता है तो मंत्री परिषद में भी यहाँ पे देखो कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ पे ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री और फिर उसके बाद उपराज्य मंत्री, मतलब 4 टाइप के मंत्री हो गए, है ना? और एक किचन कैबिनेट की जो अवधारणा है वो पर्सनल, मतलब जैसे नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को, मतलब जैसे खासकर जो उसके बहुत क्लोज हैं 3-4 लोगों को, जैसे अमित शाह को अपने साथ रख लिया, 2-1 लोगों को और अपने साथ रख लिया, मतलब ऐसे करके उसने कुल मिला के कितना 3-4 लोगों को अपने साथ किचन कैबिनेट, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज ग्रुप है उनका। बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको मतलब सुख सुविधाएं ज्यादा होती है, उनके कंपैरिजन में इन्हें थोड़ा कम रहती है, इनके कंपैरिजन में इन्हें थोड़ा कम है, इनके कंपैरिजन में लास्ट में और कम। जब पावर ज्यादा रहेगी भाई, एक आईएएस बनता है और एक कांस्टेबल बनता है, तो आईएएस को सैलरी ज्यादा मिलती है, पावर ज्यादा होता है, तो उत्तरदायित्व भी तो ज्यादा होता है नहीं? कांस्टेबल को सैलरी कम मिलती है तो उत्तरदायित्व भी कम होता है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, इसके ऊपर मतलब हो सकता है कि एक पूरा का पूरा इसको विभाग सौंप दिया हो, ये भी हो सकता है कि 2 विभाग सौंप दिए हो, आया ना? कृषि मंत्री बना दिया, खनन मंत्री भी बना दिया, किसी को रक्षा मंत्रालय भी दे दिया, रक्षा मंत्रालय के साथ साथ में एक और कोई छोटा मोटा मंत्रालय पकड़ा दिया, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया, डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ में 2-1 मंत्रालय और भी है उसके पास में। ये कैबिनेट मिनिस्टर मतलब उच्च लेवल वाला मामला है। यहाँ पे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं उनको मतलब छोटे डिपार्टमेंट का मतलब हेड बना के छोड़ दिया जाता है, और जो राज्य मंत्री होते हैं वो इनके साथ में काम करते रहते हैं। ये जो उपराज्य मंत्री हैं इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रहता, बल्कि ऐसी कंडीशन रहती है जैसे तुमने सुना होगा कि वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, तो वित्त मंत्री के नीचे एक उप वित्त राज्य मंत्री होगा, क्योंकि वो क्या है, डिपार्टमेंट बड़ा है और उसका कार्यभार मतलब थोड़ा सा इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, इस वजह से मतलब ऐसा मामला बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको मंत्री परिषद का मामला क्या है। आ गया समझ में? चलो, मैंने ये समझा दिया सरकार कैसे बनती है। आ गया समझ में सरकार कैसे बनती है। बाकी लोग जो बचे वो किस में चले गए? विपक्ष में।
अब वो विपक्ष में मतलब करते रहेंगे, प्याज की कीमत बढ़ गई, आलू की कीमत बढ़ गई, मतलब ये हो गया वो हो गया, मतलब क्योंकि अगली बार तभी नंबर आएगा, जनता को मतलब जाके बताएंगे नहीं नहीं ये सही काम नहीं कर रहे हैं, हमको मतलब मौका दो, हम करेंगे, मतलब ऐसा वाला मामला होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम चलेगा। चलो ये है सरकारी वकील लिखा है, मामला क्या है इसका, महान न्यायवादी है ये। क्या है? महान न्यायवादी। महान न्यायवादी को बोलते हैं सरकारी वकील। सरकारी वकील मतलब सरकार की साइड से सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में मुकदमा लड़ने जाते हैं, ये सरकार का पक्ष रखने जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 याद रख लेना इनका। ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब 33 जज हैं और एक CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब है वो भी जज, मतलब टोटल मिला के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी है स्ट्रेंथ? 34। कितना है? 34। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग मतलब कलेक्ट कर लेना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में कौन है, या फिर इनका मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कब तक, वैसे मतलब मैं बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ छोटी छोटी चीजें, लेकिन वैसे इतना सा बोल रहा हूँ कि अपने लेवल पे थोड़ा सा मतलब मेहनत करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि तुम भी अपनी साइड से कुछ कर रहे हो। बाकी मतलब कंडीशन ऐसी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी एक बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहा, मैं तो सभी को पढ़ा रहा हूँ, और सभी को पढ़ा रहा हूँ मतलब ये जितना मुझे पता हुआ है वो मैंने बताया और उसके बाद सभी को उतना पता चल गया। अब बात इतनी है कि तुम एक्स्ट्रा मेहनत कितना कर रहे हो अपनी साइड से। अगर अपनी साइड से एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा लगा रहे हो दूसरे की कंपैरिजन में तो आप जल्दी सफल हो जाओगे उससे। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जो हेड है इनकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। ठीक है, राष्ट्रपति मतलब इनकी भी नियुक्ति करता है, अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन नियुक्ति मतलब अपनी इच्छा से कर देता है या एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम बोलते हैं उसको? कॉलेजियम सिस्टम। कौन सा? कॉलेजियम सिस्टम। मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि इनको मतलब बना दो CJI। बाकी इंडिया में एक सिंपल सा मामला है, हमारे यहाँ परंपराओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है, सीनियरिटी के हिसाब से मतलब बना दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है सीनियरिटी के हिसाब से। ठीक है, कभी कभी इंदिरा गांधी जैसे लोग आ जाते हैं या मतलब ताकतवर तो फिर वो अपने हिसाब से भी चला लेते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में होता है कि सीनियरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक, यहाँ पे ये लास्ट में CAG है। कौन है ये? CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम एकदम सिंपल सा मैंने मतलब बताया था आप लोगों को, कल भी बताया था और अभी भी बता दूं। जो भी मतलब सरकार काम कर रही है उस काम की देखभाल करना, क्या वो काम ठीक से हो रहा है, ठीक से होने से इन द सेंस अगर उसके लिए 10 रुपए अलॉट हुए हैं तो क्या 10 रुपए लग गए या फिर कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं हो रही, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। ये देखभाल काम करना किसका है? CAG का। और वो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद संसद में रख देते हैं। वहां पे पक्ष भी बैठा होता है और वहां पे विपक्ष भी बैठा होता है। जब उसने मतलब जाके रखा ये पटल पे कि मतलब ऐसा ऐसा मामला है यार, यहाँ 10 रुपए गए थे इसके लिए फंड में, और वहां पे मैंने जाके देखा यार 10 रुपए तो नहीं लगे उसमें, तो मतलब 3 रुपए लगे हैं, बाकी 7 रुपए का पता नहीं है कहाँ गायब हो चुके हैं। तो अब जवाब किसको देना पड़ेगा? सत्ता पक्ष को। किसको देना पड़ेगा जवाब? सत्ता पक्ष को कि भाई तुमने ठीक से जांच नहीं की है या जो भी है। मतलब सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, ये महान न्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। समझ में आ गया है? चलो अभी थोड़ा सा बस यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया था और वो छोड़ने वाला मामला ये था कि जैसे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष जो जीती हुई पार्टी है। कौन? जीती हुई पार्टी। जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे, मतलब जीती हुई पार्टी है उसका एक सदस्य मतलब बन जाएगा। क्योंकि यहां पे होगा क्या, जो लोकसभा के जीते हुए सदस्य हैं वो नहीं, मतलब किसी पार्टी के सदस्य नहीं, मतलब जीते हुए सदस्य टोटल, वो सदस्य वोट करेंगे और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो जो व्यक्ति चुनाव में जीत के मतलब बन जाएगा वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा का नेता भी उसी को मतलब बोला जाता है। मतलब लोकसभा की सारी कार्यवाही वो उसी के निर्देशन में होती है। मतलब नरेंद्र मोदी जी भी अगर लोकसभा में बैठे होंगे तो नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष की सीट से ऊपर बैठे होते हैं या नीचे बैठते हैं?
तो लोकसभा की कार्यवाही होती है वो किसके निर्देशन में चलती है? लोकसभा अध्यक्ष की। राज्यसभा की कार्यवाही है वो किसके निर्देशन में चलती है? उपराष्ट्रपति। किसका? उपराष्ट्रपति। इनके उपाध्यक्ष भी होते हैं, राज्यसभा उपाध्यक्ष भी और लोकसभा उपाध्यक्ष भी। ठीक, ये आप लोगों को याद रख लेना, मतलब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता है। और इसको हटाने वाला मामला बनेगा तो हटाने वाला मामला भी बनाया है, वही हटाते हैं इनको। ठीक है, सदस्य मतलब इनको हटा सकते हैं, इनके खिलाफ वोट डाल देंगे, मतलब ऐसी कंडीशन वाला मामला तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। एक और मतलब रह गया है यहाँ पे, एक प्रोटेम स्पीकर करके तुमने सुना होगा, कभी सुना है? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जो नवनिर्वाचित सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है वो। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। कोई दिक्कत किसी को भी, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बाकी मैं देख लूंगा। और पर्सनली अगर मतलब पूछना है तो आराम से मेरा नंबर है 7692848337 में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। जय हिंद।